इस अभिनय को प्रारंभ करने से पूर्व मैं चाहूंगा हमारे इन कलाकारों के पास जोरदार तालियों से आप नवाजने का कष्ट करें। हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो यदि एक आदमी बाधा पहुंचाता है तो सबको बुरा लगता है। उस बाधा को दूर कर लें, सभी लोग अपने मोबाइल निकाल लें और उनको साइलेंट मोड पर ले लें, क्योंकि हम यहाँ नाटक देखने आए हैं, अभिनय देखने आए हैं, कलाकारों का हौसला अफजाई करने आए हैं। अगर एक रिंगटोन बजेगी तो सभी का ध्यान डिस्टर्ब होगा। कृपया सभी लोग निकालकर साइलेंट मोड पर ले लें। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दानिश जी को कि वो इस नाटक के बारे में आपको और थोड़ा सा बताएंगे और उसके बाद हम चलते हैं इस रंगमंच की दुनिया में, जहां आपका एक बार पुनः स्वागत है। दानिश जी। नमस्कार, आदाब। काव्य को सर ने कह दिया है, कहने को ज़्यादा कुछ है नहीं। नाटक आप बेहतर देख पाएंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर आपको हो पाएंगी। एक बार फिर आप सभी लोगों का अभिनंदन NK सोसाइटी की तरफ से। और इस मंच पर आप मौजूद हैं। आज एक नाटक तैयार किया गया, पहली प्रस्तुति ताज महोत्सव में हमारे ग्रुप की है और आपका साथ रहा तो एक के बाद एक प्रस्तुति हम लोग हर साल लेकर आएंगे। तो सर ने जैसा कहा, फोन साइलेंट पर लगा लीजिए तो आप अच्छा आनंद ले पाएंगे और समझ पाएंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है नाटक का। तो अगर आप तैयार हैं तो एक बार ताली बजा दीजिए, जिससे बहुत बहुत शुक्रिया। तो मना करता है, बताया नहीं कि मैं उसका वकील आया हूँ। अजी बता दिया, वो नहीं मानता। क्या कहता है? अरे कहता है कि उसे किसी वकील की जरूरत नहीं है। वकील साहब अजीब आदमी है। जब फांसी का फंदा तैयार हो रहा है वो उधर गाने गाता है, हंसता रहता है। आपने मेरा नाम नहीं बताया? नाम तो आपने मुझे नहीं बताया ना। ओ हाँ, मैं भूल गया, सॉरी, मैं अक्सर भूल जाता हूँ। ठीक है, अब जाइए, उसको मेरा नाम बताइएगा और बोलिएगा फीस वगैरह कुछ नहीं होगी, ठीक है? अब शायद मान जाए। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। यही आपका मुवक्किल बड़ी मुश्किल से मना पाया मुझे। वीडियो से बुला लो। ओहो अच्छा, बीड़ी होता हो। बट तुम्हें लगता है कि मेरे बाप का कोई बीड़ी का बहुत बड़ा कारखाना है? हैं? चल चल, अरे अपने वकील से ठीक से बात कर। अरे खामा नाराज हो रहे हो वाडा साहब। आपका नाम सुन लिया ना? हाँ? आपने ये नहीं पूछा कि मैं कौन? भाड़ा साहब ने बताया था, आप वकील हो। हाँ, इस पर भी ऐसे क्या शक है? हालांकि बंदी लोग बड़े अजीब किस्म के होते हैं, मेरे वकील होने में भी शक करते हैं। आपको तो शक नहीं है? नो, नॉट एट ऑल, मुझे कोई शक नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें पता है, मैंने जितना रोमन लॉ पढ़ा है उतना रोमन लॉ तो कई सारे वकीलों ने भी नहीं पढ़ा है। तुम जानते हो रोमन लॉ क्या होता है? अरे वकील साहब मजाक कर, मैं अनपढ़ आदमी, ट्रक ड्राइवर, मैं क्या जानूं रोमन लॉ क्या होता? रोमन लॉ नहीं, रोमन। अरे हाँ, वही साला नाम इतना मुश्किल है। तुमको पता है कि रोमन लॉ का नाम सुनते ही मेरी आंखों के आगे एक नजारा सा आ जाता है, छात्रावास। छात्रावास मतलब हॉस्टल। बेटा हिंदी में सीधे सीधे हॉस्टल का मतलब वकील साहब का छात्रावास के चक्कर में पड़ गए। ठीक है बंदे, हॉस्टल ही सही। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आप इसके बाबत वकील साहब, पहले आप मुझे एक बात बताओ। जब से आप आए हो तब से आप भाई कसम वकील साहब बड़ी शर्म आ रही है, क्योंकि आज तक किसी भले आदमी ने मुझे तू के अलावा कुछ नहीं कहा। बंदी सामाजिक शिष्टाचार पर। अरे वकील साहब, अब आप इतनी सारी शराब लेके वकालत कैसे कर लो? मैं वकालत छोड़ सकता हूँ, शराब क्या देखना कि मैं तुम्हारे मुकदमे में जान लूं। नहीं वकील साहब, मैं तो चाह के भी आपको अपना वकील न बना सकता। क्यों? अरे मेरे पास देने को कुछ ना वकील साहब। बंदी तुम उसकी फिक्र मत करो, देखो मैंने तुम्हारा केस ले लिया और मैं इसको जरूर जीतूं। पर आपने केस कैसे ले लिया? मैंने तो किसी को वकील नहीं बनाया। अरे तुमने तो खुद मुझे अपना वकील चुना है। अरे नहीं, इसमें जरूर कोई गड़बड़ी है वकील साहब।
तुमने क्या जवाब दिया था? मैंने कहा अरे वकील साहब वो बात, अरे क्या बताऊं वकील साहब, सारा जवान पर कंट्रोल न रहता और निकल गई। मैंने कहा जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, वकील कहाँ से पैदा कर? जज साहब ने तुम्हें डांटा था और कहा था कि अदालत में साले को लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद अब फिर तो मैंने माफी मांगी थी, और जो माफी तो मैं मांगता रहूं, अब जो माफी का ले बैठे। उसके बाद क्या हुआ था? जज साहब ने तुम्हें कुछ कहा था? हाँ, जज साहब ने कहा था मुजरिम को सरकारी वकील दिया जाएगा, और मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए भाई सरकारी वकील। इसके बाद जज साहब ने तुमको समझाया नहीं? हाँ, अरे जज तो अपना बड़ा भला आदमी है, पहले डांटता है कुछ काटता भी। उसके बाद पता है तुम्हें क्या हुआ था? कुछ याद? देखो उसके बाद कोर्ट के बाबू ने तुम्हारे सामने कई सारे वकीलों की नामों की लिस्ट फेरिस्त सी पड़ी। हाँ, वो हनुमान चालीसा की तरह से पढ़ तो रहा था भाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे नामों में से तुमने सिर्फ भगत राम वकील भगत राम का ही नाम क्यों चुना? क्या तुम जानते हो कि वकील भगत राम इस पीढ़ी का सबसे होशियार और सबसे बदकिस्मत वकील है? वकील साहब सच बताऊं तो मैं किसी वकील वकील को नहीं जानता। अरे तो तुमने तो मेरा नाम क्यों चुना था? मेरे लिए बहुत बड़ी घटना थी। तो मुझे हमेशा से लगता था कि कोई ना कोई ऐसा कदरदान होगा जो मेरे स्किल्स मेरे टैलेंट की कदर करेगा। वो कदरदान तुम, बंदी तुम। फिर तो मुझे कुछ ना कहना वकील साहब। तो तुमने मुझे ऐसा वकील चुना कैसे? अरे वो तो संजोग है, 100% संजोग। संजोग? हाँ वकील साहब संजोग। अरे जब वो हनुमान चालीसा की तरह नाम पढ़ रहा था ना, हाँ। तब मैं सामने बैठी अपनी बीवी को देख रहा था। वकील साहब हर मुसीबत से लड़ने वाली मेरी बीवी ऐसे सूख के कांटा हो गई, अब मेरा नौना पुट्टू कैसे मेरी तरफ टुकुर टुकुर देखता रहा। वकील साहब वकीलों के नाम नहीं सुन रहे? अरे वकीलों के नाम क्या भगवान के नाम है? क्या सुनना जरूरी है? भगत राम का नाम याद रह गया। वकील भगत राम का नाम तुम्हें कैसे याद रहेगा? मेरे बाप का नाम है। तो उसी बात का जिसकी तुमने हत्या कर दी थी कुछ दिन पहले। हाँ भाई, अरे बाप सिर्फ एक हुआ वकील साहब। सॉरी, गलत सवाल था। इसे एक बात बताओ, हाँ, पूछो। जब बाबू ने आपका नाम लिया तो सब लोग हंस रहे थे गोरख, और मेरा ख्याल है जज साहब भी मुस्कुरा रहे थे। क्यों? हंसने दो बंदी, हंसने दो, पर तुम देखना मैं कैसे एक एक की हंसी गायब करता हूँ। एक बात और वकील साहब, जब सारा आदमी के पास पैसा ना हो तो उसे सरकारी वकील क्यों दे? देखो बंदी, सरकार चाहती है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, हर एक को न्याय मिले। मतलब बिना वकील के न्याय नहीं मिल सकता। ये मैंने कब कहा? मुझे चाहे तो खुद अपने मुकदमे की पैरवी कर सकता है, फिर भी वकील जरूरी होता है बंदी, वो न्याय के लिए लड़ता है। अरे वकील साहब वैसे तो मैं अनपढ़ आदमी हूँ, ट्रक ड्राइवर, पर एक बात बताओ, वकील न्याय के लिए लड़े या अपने मुवक्किल के लिए? जिस तरह के सवाल तुम मुझसे कर रहे हो ना बंदी, मुझे मानना पड़ेगा कि मुझे पहली बार किसी समझदार मुजरिम का मुकदमा मिला है। वकील साहब मजाक कर रहे हो। चलिए बताओ मेरे मुकदमे के बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई लोगों का तो कह रहा है आपका जरा भी जान नहीं, मुझे फांसी हो जाएगी। नहीं बंदी, मुझे लगता है कि तुम बच जाओ, तुम पूरी तरह से बच जाओगे, पर हाँ इसमें बहुत सारी मेहनत लगेगी और तुम्हारी काफी मदद की जरूरत मुझे पड़ेगी। वकील साहब मैं बयान दे चुका हूँ कि मैंने इन्हीं हाथों से अपने बाप को मारा है। ठीक है कि तुम्हारा बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन फिर भी तुम बच जाओ। देख। वकील साहब हाँ। सिगरेट पियो। नहीं, नो थैंक्स बंदी, मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीता। ठीक है वकील साहब। पर तुम पीना चाहो तो मंगवा देता हूँ ना। अरे नहीं, जब आप ही नहीं पीते तो क्यों मंगवाएंगे? मैं तो सोचता था इतना दिमाग का काम करो वकील साहब, कम से कम बीड़ी सिगरेट तो पीते होगे। भाई मैं तो बिना बीड़ी पिए वकील साहब एक ट्रक किला चला सकूं, और तो और अगर साला चालू मिल जाए ना तो सही से सही ट्रक को हवाई जहाज चलाऊं। तो काम करता हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए सिगरेट मंगा देता हूँ। यहाँ वकील साहब हाँ यहाँ। मंगवा दो, मर्जी आपकी। अरे भाड़ा साहब जरा सुनिए तो। अरे भाड़ा साहब सुनिए, इधर। भाड़ा साहब आपको सिगरेट लेंगे। अरे बताइए भाड़ा साहब बंदी सिगरेट पीता है। अरे वकील साहब ये जेल में आप मैं समझता हूँ, फिर भी बंदी को सिगरेट पिला दिए। वकील साहब मैं आपको क्या बताऊं, ये साले कैदी दिन भर मुझसे बीड़ी मसाले मांगते रहते हैं, मैं किस किस को बीड़ी पिलाऊं? पर आप तो जानते हैं वकील साहब की कितनी बढ़ गई है। भाड़ा साहब आप ठीक कहते हैं, मैं समझता हूँ। देखा वकील साहब, फालतू बन गया, एक पैसा फालतू बनाता वकील साहब, और गरीबी अपाई। पर आप मेरे ऊपर इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? आपको मुझे देख के बड़ी दया आती है क्या? ऐसा तो नहीं। न जाने क्यों वकील साहब आपको देख के लगता है बच जाऊंगा। मुझे देखकर ऐसा क्यों लगा? अरे आप इतने मेहनती हैं तो मेरे मुकदमे के बारे में दिन रात पढ़ेंगे, और तो और आपको रमन लाल किया था वकील साहब। रमन लाल ने
पैसा, कभी दिल्ली, यहाँ कभी वहाँ 10,000 रुपये कमा और तो और एक दो सवारी ऊपर से डालो तो 100-200 रुपये अलग से। ऐसी ऐश की जिंदगी छोड़ के कौन बनना चाहेगा वकील साहब? तो ठीक है भाई, देख रहा मैंने तुम्हारा मुकदमा ले लिया और मैं तुम्हें को जरूर लड़ूंगा और जीतूंगा। और इसी केस के साथ वकील भगत राम का एक नया अवतार लोगों के सामने आएगा। भगवान का चाह तो आप जरूर जीतोगे वकील साहब, भगवान आपकी मेहनत का फल जरूर देगा। ठीक है, थैंक यू। तो अब एक काम करते हैं, तुम्हें कोर्ट का आइडिया तो है ना? अरे बहुत अच्छे से वकील साहब। कल जो कुछ भी कोर्ट में होने वाला है उसकी तैयारी मैं अभी यहाँ पर कर लेना चाहता हूँ, ठीक है? तो सुनो, देखो हाँ, यहाँ इधर आओ, देखो सामने वो बीच में है ना, वहाँ पर बैठेंगे जज साहब, ठीक है? ठीक। यहाँ रहेगा मुजरिम यानी कि पुलिस, ठीक है? ठीक। और यहाँ रहेगा सरकारी वकील यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है? ठीक। अब बताओ मुझे। अरे देखिए, यहाँ रहेगा जज। हाँ, जज साहब। इधर रहेगा मुजरिम यानी कि मैं। नहीं, इधर रहेगा सरकारी वकील। हाँ, एब्सोल्युटली। और इसके पीछे गाड़ियाँ वगैरह तो होंगी, साथ में बहुत सारे लोग भी बैठे होंगे अंदर। है, मैं तो मेरी बीवी भी होगा, मेरा नौना भी होगा, तो तू है वकील साहब। अरे एकदम चेक करके आया वकील साहब, आप देखोगे तो बैन हो जाओगे उसके। तुम उनकी ओर ज्यादा मत देखो, वरना तुम नर्वस हो जाओगे। तब तो वैसे भी उनकी तरफ नहीं देखा जाए वकील साहब। कैसी मेरी बीवी सूख के चुहारा हुई, मेरा लौंडा तो ऐसे मेरी तरफ देखता रहे वकील साहब। ठीक है बंदी, कोई बात नहीं। वकील साहब, सब तो आपने बता दिया, लेकिन एक बात तो नहीं है जो आपने नहीं बताई। अरे आप कह रहे हो वकील साहब? तैयार रहूंगा, बिल्कुल तुम्हारे बगल में, डिफेंस लॉयर। बस ये सही है वकील साहब। मैं जब वो सरकारी वकील मेरी तरफ आता है ना, मुझे बड़ा डर लगता है वकील साहब। बंदी, मेरे वहाँ रहते हैं, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, ठीक है? ठीक है वकील साहब। बस चलो, अब इधर उधर की बातें बंद, कल कोर्ट में जो भी होने वाला है उसकी तैयारी कर लेते हैं, ठीक है ना? तो हाँ, गाँव के वहाँ मौजूद कई सारे लोग आ चुके हैं, अदालत में आकर बैठ चुके हैं। अदालत में गहमा गहमी चल रही है, कानाफूसी चल रही है, बातचीत चल रही है। उधर जज साहब आने वाले हैं। जज साहब आए और गए, सब लोग कोर्ट में खड़े हुए। इसके बाद जज साहब ने सबको बैठने का इशारा किया। जज साहब हमारे केस के कागजात देख रहे हैं। कई सारे लोग अब चुप हो चुके हैं, गंभीर सन्नाटा छा चुका है। सरकारी वकील उठता है, कुर्सी से आगे आता है और उसके बाद बोलना शुरू करता है। थैंक यू माय लॉर्ड, जैसा कि आप जानते हैं, फंदी भगत राम इस शहर के जगदीशपुरा इलाके में रहता था। वो ट्रक चलाने का काम करता था, पर इतने दिनों तक काम करने के बावजूद भी वो कभी भी किसी कंपनी में टिक कर नहीं रह सका, और तो और वो कभी भी किसी का भरोसेमंद बनकर ना रह सका। सरासर गलत है और अलग। वकील साहब का बयान बिल्कुल गलत है, क्योंकि बंदी पिछले 5 साल से नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकर था। लेकिन एक दिन जब उससे स्मगलिंग के लिए कहा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया और इसीलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया। भगवान कसम, बंदी बहुत भरोसे का आदमी है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, प्लीज मुझको अपना बयान पूरा करने की इजाजत दी जाए और बचाव पक्ष के वकील साहब से कहा जाए कि मेरे बीच में ना हो, प्लीज। अब अपना बयान जारी रख सकते हैं। माय लॉर्ड, जैसा कि मैं कह रहा था, फंदी भगत राम ट्रक ड्राइवर था। उसके बाप को कैंसर था, वो कैंसर की बीमारी से तड़प तड़प कर मरने जा रहा था, मरने की कगार पर था। फंदी शराब पीता था, ट्रक चलाता था, लोगों से झगड़ा वगैरह भी करता था। जिस दिन की ये वारदात है, उस शाम फंदी शराब के नशे में धुत घर पर लौटा था। बाप के पूछने पर क्या वो उसके दर्द की दवा के इंजेक्शन लेकर आया? फंदी भड़क उठा, दोनों में बहस हो गई। फंदी ने हाथ देख रहा था और अपने ही आंसू से, अपने ही हाथों से उसके बाप का गला घोंटकर उसको मार डाला। जब ये सारी वारदात हो रही थी, दरवाजे पर खड़ा हुआ हसरत और भोला ये पूरी वारदात को अपनी आंखों से देख रहे थे। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है योर ऑनर कि साजिरात हिंद की दफा 302 के तहत फंदी पर कत्ल का मुकदमा दायर किया जाए। योर ऑनर, ये बात सच है कि फंदी उस दिन देर रात लौटा था, लेकिन शराब पीकर नहीं, क्योंकि उसके पास शराब पीने के लिए फुटी कौड़ी नहीं थी। योर ऑनर, उसके पास फुटी कौड़ी नहीं थी। वो अपने बाप को दिलो जान से चाहता था, वो उसे बचाना चाहता था। योर ऑनर, ये तो कुछ भी बोलते चले आ रहे हैं। योर ऑनर, कैंसर की बीमारी किसी दुश्मन को भी ना, उसकी बीमारी में उसकी नौकरी छूट गई, उसकी बीवी के गहने बिक गए, यहाँ तक कि घर के बर्तन भांडे बिक गए, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने 50,000 का कर्जा अपने सर पर चढ़ा लिया, सिर्फ इसलिए कि वो अपने बाप को ले जाता बंबई में उसका इलाज करा सके। लेकिन बंबई ले जाकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। योर ऑनर, डिफेंस लॉयर बाद में भी अपना पक्ष रख सकता है। बयान जारी रहे। योर ऑनर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के अनुसार। योर ऑनर, मैं आपको बता रहा था कि फंदी के बाप की हालत बहुत खराब हो गई थी और इधर फंदी की हालत ऐसी हो गई थी कि उसके घर में फाके पड़ने लगे थे, उसके बच्चे दाने दाने को मोहताज हो गए थे और दूसरी तरफ उसका बाप तड़पने लगा था, मछली की तरह तड़पने लगा था। योर ऑनर, मुझको लगता है मैं आपको बता रहा हूँ कि फंदी के बाप की हालत बहुत खराब थी। वो न जीता था न मरता था, बस लोगों से अपने लिए मौत मांगता रहता था। योर ऑनर, मैंने इस तरह से मौत मांगती हुई कभी किसी को नहीं देखा था। योर ऑनर, और दूसरी तरफ फंदी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके पास तो खुशी के इंजेक्शन लगाने के पैसे नहीं थे। योर ऑनर, मुझको लगता है बचाव के वकील साहब खुशी बोलते जा रहे हैं। योर ऑनर, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस बारे में खराब थी नहीं। योर ऑनर, मैं सही बोल रहा हूँ। वो शराब पीता था, लेकिन अपनी बीवी से नहीं करता था। आप गलत बोल रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है आपकी बात।
तरफ उसके बाप का चीखना उसका कलेजा चीर रहा था। जिंदगी बेरहम हो तो हो, या तो मौत भी बेरहम हो गई थी और उस दिन बंदी जब देर से लौटा तो सबसे पहले खान ने उसकी छाती पर डंडा तान के उसकी बेइज्जती की। मैं पहुंचती उसकी बीवी ने ऐलान कर दिया कि मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं। अंदर घुसते ही उसने अपने बेटे को देखा जिसकी नाक से खून बह रहा था योराना। उससे शायद पड़ोस के लड़कों ने मारा था। कमरे में दाखिल होते उसके बाप ने पूछा, बेटा इंजेक्शन लगेगा? बंदी ने कहा नहीं। बस फिर उसका बाप उसके पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, बेटा इंजेक्शन दे या मौत, इंजेक्शन दे या मौत, इंजेक्शन दे या मौत। योराना उसके पास इंजेक्शन के पैसे नहीं थे, लेकिन कम से कम उसके पास हाथ तो थे। अब न जाने कैसे उसके हाथ अपने बाप के गले की तरफ बढ़ गए, उसकी उंगलियां उसके शिकंजे की तरह कसने लगे। अब यकीन नहीं करेंगे योराना, ऐसा होता देखते हुए उसका बाप हंस रहा था जैसे उसे मनचाही मुराद मिल रही है। बस बिना जाने कैसे उसने अपने बाप के गर्दन को दबाता गया, दबाता गया, दबाता गया, दबाता गया, आखिर में उसका बाप मर गया। योराना उसे होश नहीं था, उसे होश नहीं था। क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ वकील साहब। तो भाई तुम्हें कुछ तो हुआ है, वरना तुम ये सब एकदम ऐसे। वकील साहब जो मेरे मन में आया मैंने कह दी। वहाँ अदालत में तो जबान ही नहीं खुलती वकील साहब। लेकिन तुमने जो कुछ भी कहा, अगर मैं वैसे पूछता तो शायद तुम मुझे ना बता पाते, जो तुम एक सांस में कह गए। बस वकील साहब यही मेरी असली कहानी। अब तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बच नहीं सकूंगा